हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंशिन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम अनवांटेड मैरिज वंशिन फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ मैं आपके साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इसी पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि वी यिंग ने वांग जी को अपने साथ उसके घर डिनर पर चलने के लिए बोला था, लेकिन वांग जी तो जब वापस घर लौटा तो वो बहुत बुरी कंडीशन में था। उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी, जिसे देखकर विंग को बहुत गुस्सा आया और वो अकेले ही अपने मॉम डैडी के यहाँ डिनर पर चला गया। विंग लगभग 10 बजे अपने घर से निकल चुका था। आते वक्त विंग बहुत ज़्यादा ही थक चुका था, जिस वजह से उसे कार के अंदर ही नींद आ गई। लेकिन जब विंग की आंखें खुली तो उसने देखा कि कार तो रुकी हुई है और चारों तरफ कोई भी नहीं है। विंग गाड़ी से निकलकर देखता है तो ये एक सुनसान इलाका था। यहाँ पर फॉरेस्ट भी था। विंग जब गाड़ी के अंदर ड्राइवर सीट की ओर देखा तो वहाँ पर ड्राइवर भी नहीं था। ये देखकर विंग को बहुत हैरानी हुई और उसे थोड़ा डर भी लगा। विंग जल्दी से कार के अंदर बैठ गया और उसने कार को अच्छे से लॉक भी कर लिया। विंग ने जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है और वो अपने घर पर कॉल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन जब विंग ने देखा कि कॉल नहीं मिल रहा, फिर उसने चेक किया कि उसके फ़ोन में तो नेटवर्क ही नहीं है। ये देखकर विंग थोड़ा और भी ज़्यादा डर गया। विंग जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और उसने कार को स्टार्ट किया। लकीली कार स्टार्ट हो गई थी। विंग कार को ड्राइव करने लगा और वहाँ दूसरी तरफ वांगजी तो अपने रूम के अंदर आराम से सो रहा था। तभी एक सर्वेंट, हेड सर्वेंट जिसका नाम ग्रैनी वैन था, उसके पास आकर बोली, ग्रैनी वैन, अभी तक यंग मास्टर भी घर नहीं लौटे हैं। उन्होंने कहा था कि वो 11 बजे तक घर आ जाएंगे, लेकिन अब तो 12 बजने वाले हैं। उन्हें गए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। वो अभी तक घर नहीं लौटे हैं। कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया? मैम, हमें कुछ पता करना चाहिए कि वो अभी तक घर क्यों नहीं लौटे हैं। ग्रैनी वैन ने भी कहा कि हाँ, मैं अभी पता करती हूँ। इसके बाद ग्रैनी वैन ने विंग को फ़ोन लगाया, लेकिन विंग का फ़ोन नहीं मिल रहा था। इसके बाद ग्रैनी वैन ने कहा कि मुझे यंग मास्टर से बात करनी होगी। ग्रैनी वैन अपने रूम से बाहर निकली और वो वांगजी के रूम की ओर जाने लगी। कुछ टाइम के बाद ग्रैनी वैन वांगजी के रूम के पास आ चुकी थी और उन्होंने वांगजी के डोर को नॉक किया। अभी भी वांगजी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। अभी भी उस पर वाइन का असर था। वांगजी जब डोर की नॉक होने की आवाज़ सुनता है तो वो फ्रस्ट्रेट हो गया और वो जल्दी से अपने बेड से खड़ा होता है। उसके सिर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला और वो डोर के पास जाने लगा। वांगजी से ठीक से चला नहीं जा रहा था। उसने डोर को ओपन किया और कहा कि क्या हुआ, आप मुझे इरिटेट क्यों कर रही हैं। फिर उसने अपने सामने देखा कि ग्रैनी वैन है तो वो चुप हो गया और उसने कहा कि ग्रैनी वैन, क्या हुआ, आप इतनी रात को, क्या हो गया। ग्रैनी वैन ने कहा कि यंग मास्टर, अभी तक यंग मास्टर भी घर नहीं लौटे हैं। मुझे उनकी चिंता हो रही है। उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। उन्होंने कहा था कि वो 11 बजे तक घर लौट आएंगे, लेकिन अभी तो 12 भी बज चुके हैं। वो अभी तक घर नहीं लौटे हैं। तो वांगजी ने कहा कि ओह, तो वो आ जाएंगी ग्रैनी वैन, आप चिंता क्यों कर रही हैं, वो आ जाएगा। ग्रैनी वैन ने कहा कि नहीं, आप उनके बारे में थोड़ा पता कीजिए, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। तो वांगजी बोला कि ठीक है, मैं अभी देखता हूँ। ये बोलकर वांगजी रूम के अंदर आया और उसने अपने फ़ोन को ढूंढने की कोशिश की। वांगजी का फ़ोन ड्रॉवर के अंदर पड़ा हुआ था। वांगजी ने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और वो विंग को कॉल करने लगा, लेकिन विंग का तो फ़ोन आउट ऑफ नेटवर्क एरिया बता रहा था। इसके बाद वांगजी ने कहा कि ग्रैनी वैन, क्या आपने विंग को कॉल किया था। तो ग्रैनी वैन ने बताया कि हाँ, मैंने यंग मास्टर को 2 से 3 बार कॉल किया, लेकिन उनका फ़ोन नहीं मिला। उसके बाद वांगजी ने कहा कि ग्रैनी वैन, विंग का नंबर तो नहीं लग रहा है। मुझे लगता है मुझे उसकी फैमिली को कांटेक्ट करना चाहिए। इसके बाद वांगजी ने अपने फ़ोन के अंदर विंग की फैमिली मेम्बर्स के नंबर को ढूंढना शुरू किया और लकीली उसे अंकल फेंगमियान का नंबर मिल गया। वांगजी ने अपने फ़ोन से अंकल फेंगमियान को कॉल किया। दूसरी तरफ अंकल फेंगमियान मैडम यू अपने रूम के अंदर अच्छे से सो रहे थे। तभी अंकल फेंगमियान का फ़ोन बजने लगा। मैडम यू की आंखें खुल गईं। मैडम यू ने फ़ोन की ओर देखा तो वो अंकल फेंगमियान को जगाने वाली थी, लेकिन जब उसने फ्लैश हो रहे नाम की ओर देखा तो उन्होंने वेट नहीं किया और उन्होंने फ़ोन को पिक कर लिया। पिक करते ही उन्होंने कहा कि क्या हुआ वांगजी, तुम इतनी रात को कॉल क्यों कर रहे हो, सब ठीक तो है ना। जब वांगजी ने मैडम यू की आवाज़ को सुना तो वांगजी को 1 सेकंड के लिए समझ नहीं आया कि वो उन्हें किस तरह से बुलाए,
क्योंकि वांग जी सिर्फ एक बार ही मैडम यू से मिला था और उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहकर बुलाए। वांग जी कुछ देर ऐसे ही साइलेंट रहता है। फिर उसके बाद मैडम यू ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम जो चाहे वो बोल सकते हो वांग जी, तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी मदर की जैसी हूँ। जब वांग जी ने ये शब्द को सुना तो वो कुछ देर के लिए स्टन रह गया, क्योंकि वांग जी के मॉम डैड की डेथ के बाद वांग जी ने ये शब्द कभी यूज़ ही नहीं किया था। वो भूल चुका था कि मॉम किसे कहते हैं। वो हमेशा से अकेला बड़ा हुआ था अपने ब्रदर और अंकल के साथ। वांग जी खुद को लोगों के साथ बिजी रखता था ताकि उसे मॉम डैड की याद न आए और वो खुद को अकेला महसूस न करे, क्योंकि उसके अंकल और उसके ब्रदर उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाते थे अपने बिजनेस की वजह से। फिर भी वांग जी के ब्रदर लहन से चैन ने वांग जी को कभी भी ज़्यादा अकेले सफ़र करने नहीं दिया और वो वांग जी के हमेशा साथ रहा है। फिर वांग जी को फिर से मैडम यू की आवाज़ें सुनाई दी। मैडम यू ने कहा कि वांग जी बोलो क्या हुआ। तो वांग जी ने बहुत मुश्किल से कहा कि मॉम, वी वीइंग क्या आपके साथ अभी भी घर पर है। तो मैडम यू ने कहा कि वांग जी नहीं, वीइंग तो यहाँ से बहुत पहले ही निकल चुका था, क्यों क्या हुआ, वीइंग घर नहीं पहुँचा। तो वांग जी ने कहा कि नहीं, वो अभी तक घर नहीं आया। ये सुनते ही मैडम यू बहुत घबरा गई। मैडम यू ने जल्दी से अंकल फेंग मियान को जगाया और कहा, फेंग मियान जल्दी उठो, प्लीज़ जल्दी उठो फेंग मियान। फेंग मियान उठो जल्दी करके, क्या कर रहे हो तुम। अंकल फेंग मियान उठते हुए बोले, क्या हुआ यू, तुम इतनी रात को क्यों चिल्ला रही हो। इसके बाद मैडम यू ने कहा कि वीइंग अभी तक घर नहीं पहुंचा, उसे गए हुए कितना टाइम हो गया है और तुम यहाँ आराम से सो रहे हो। तो अंकल फेंग मियान ने कहा, क्या कहा, वीइंग घर नहीं पहुंचा। तो मैडम यू ने कहा कि हाँ, वांग जी का फ़ोन है, वो बोल रहा है कि वो अभी तक घर नहीं पहुंचा। तो अंकल फेंग मियान ने कहा कि ऐसा कैसे हो गया, वो तो बहुत पहले ही यहाँ से चला गया। तो मैडम यू ने कहा कि हाँ, लेकिन वो घर नहीं पहुंचा, वो कहाँ गया। तो वांग जी ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। तो मैडम जी ने कहा कि हाँ, हम अभी उसके सारे दोस्तों को फ़ोन करके पूछते हैं कि वो कहाँ है। जिसके बाद वांग जी ने कॉल कट कर दिया। वांग जी ने कहा कि ग्रैनी वैन, उनकी फैमिली ने कहा कि वो बहुत पहले ही वहाँ से जा चुका है, लेकिन वो अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा। तो इसका मतलब कि वो हो सकता है कहीं अपने फ्रेंड्स के पास गया हो। मैडम जी ने कहा है कि वो विंग के फ्रेंड्स से बात करके अभी मुझे बताती हैं कि विंग वहाँ है भी या नहीं। आप चिंता मत कीजिए ग्रैनी, मैं अभी विंग के बारे में सब पता करता हूँ, ठीक है? और आराम कीजिए, मैं अभी विंग को ढूँढने के लिए जा रहा हूँ। ग्रैनी वैन ने कहा कि हाँ ठीक है यंग मास्टर। ये बोलकर ग्रैनी वैन वहाँ से चली गई। वांग जी जल्दी से वॉशरूम के अंदर गया और वो फ्रेश होकर जल्दी से रूम से बाहर आ गया। वांग जी रूम से बाहर आकर अपने ड्रॉवर से अपनी बाइक की चाबियाँ लेकर वो रूम से बाहर चला गया। रूम से बाहर जाकर उसने देखा कि ग्रैनी वैन अभी भी वहाँ सोफे पर बैठी हुई हैं और बहुत टेंशन में लग रही हैं। वांग जी उनके पास गया और बोला कि ग्रैनी आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे ढूंढ लूँगा। ग्रैनी वैन ने कहा कि हाँ ठीक है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जब मैडम यू और अंकल फेंग मियान को ये सब पता चला तो वो जल्दी से अपने बेड से उठे और अंकल फेंग मियान ने कहा कि यू तुम जल्दी से आचिंग के कमरे में जाओ और उससे विंग के जितने भी फ्रेंड्स हैं उन्हें कॉल करने के लिए बोल दो। मैं यानली के रूम में जा रहा हूँ ताकि मैं यानली से पूछ सकूँ विंग के फ्रेंड्स के बारे में और उन्हें कॉल करके पता कर सकूँ विंग वहाँ है भी या नहीं। तो मैडम यू ने कहा कि हाँ ठीक है। इसके बाद वो दोनों ही अपने रूम से बाहर निकल गई। मैडम यू जियांग चैंग की और बोली, चैंग प्लीज़ जल्दी डोर ओपन करो, और वो बार बार डोर को नॉक करने लगी। कुछ टाइम बाद जियांग चैंग की आंखें खुली और उसने डोर को ओपन कर दिया। जियांग चैंग ने जब डोर को ओपन किया तो उसने देखा कि उसकी मॉम वहाँ पर खड़ी हुई है और बहुत टेंशन में भी है। जियांग चैंग ने जब ये देखा तो कहा कि मॉम क्या हो गया, आप इतने टेंशन में क्यों हैं। तो मैडम यू ने कहा कि वियिंग अभी तक घर नहीं पहुँचा है और उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। तो जियांग चैंग भी जल्दी से घबरा गया और वो बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है मॉम। मैडम यू ने कहा कि पता नहीं ऐसा कैसे हो गया, क्या तुम विंग के सारे फ्रेंड्स को कॉल करके पूछोगी क्या विंग उनके साथ तो नहीं है। तो जियांग चैंग ने कहा कि हाँ मॉम, मैं भी देखता हूँ। इसके बाद जियांग चैंग ने एक के बाद सभी उसके फ्रेंड्स को कॉल करना शुरू किया, लेकिन उन्हीं के पास विंग की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। इसके बाद वो चारों ही हॉल के अंदर आ गए और वो सभी अब ये सोचने लगे कि विंग कहाँ हो सकता है। इसके बाद मैडम यू ने लैनजैन को कॉल लगाया और कहा कि विंग अपने किसी भी फ्रेंड के पास नहीं गया है, मुझे अब बहुत घबराहट हो रही है।
तो वांग जी ने कहा कि नहीं, आप घर आइए मत, मैं विंग को ढूँढने के लिए जा रहा हूँ, बस अभी आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे वापस घर लेकर आ जाऊँगा, आप चिंता मत कीजिए। मैडम ली ने कहा कि हाँ ठीक है। इसके बाद अंकल फेंग मियाँ ने कहा, मैं अभी विंग को ढूँढने के लिए बोल देता हूँ। इसके बाद अंकल फेंग मियाँ ने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और उसने अपने कुछ लोगों को विंग को ढूँढने के लिए बोल दिया। और वहाँ दूसरी तरफ वांग जी जल्दी से अपने घर से बाहर आया और उसने अपने गार्ड से पूछा कि वे ये कौन सी कार लेकर गया है। तो गार्ड ने उसे बताया कि सर, चारों कारें सर्विस के लिए गई हैं, सिर्फ आपकी कार ही अवेलेबल थी, इसलिए वेइंग सर आपकी कार लेकर चले गए हैं। तो वांग जी ने कहा कि ठीक है। इसके बाद वांग जी अपनी बाइक के पास आया, फिर उसे कुछ याद आया कि उसके ब्रदर ने वांग जी की कार के अंदर ट्रैकर लगाया हुआ है, क्योंकि अक्सर वांग जी कहीं भी चला जाता है बिना बताए हुए और लैन सिचेन को उसे ढूंढ कर लाना पड़ता है। उसे ढूंढने के लिए लैन सिचेन ने उसकी कार में ट्रैकर लगाया हुआ था। वांग जी को जैसे ही ये याद आया तो उसने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और उसने अपने ब्रदर को कॉल किया। उसके ब्रदर ने जल्दी ही कॉल पिक कर लिया। उसके ब्रदर ने कहा कि वांग जी क्या हो गया, तूने इतनी रात को कॉल कैसे किया? वांग जी ने कहा कि ब्रदर, क्या आप मुझे बता सकते हैं इस वक्त मेरी कार कहाँ है? तो लहसीजा ने कहा कि क्या हो गया वांग जी, तुम अचानक से मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो? तो वांग जी ने कहा कि ब्रदर, बस आप मुझे ये बताइए कि इस वक्त मेरी कार कहाँ है, मैं आपको सब बाद में बताऊंगा। तो लहसीजा ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें अभी सारी इन्फॉर्मेशन सेंड करता हूँ, तुम देख लेना। वांग जी ने कहा कि ठीक है ब्रदर। कुछ ही टाइम के अंदर वांग जी को अपनी कार की लोकेशन पता चल गई। वांग जी ने जब लोकेशन को चेक किया तो बोला कि ये कार इतनी सुनसान जगह क्या कर रही है और ये एक ही जगह खड़ी है, क्या हो गया? इसके बाद वांग जी जल्दी से अपनी बाइक पर बैठा और वो विंग को ढूंढने के लिए वहाँ से चला गया। और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ली बार के अंदर बैठी हुई थी। तभी उसे किसी का कॉल आया। उस कॉल पर बात करते हुए ली ने कहा कि सच में मैंने जो कहा तुमने कर दिया? तो उस पर्सन ने कहा कि हाँ, जो आपने कहा वो मैंने कर दिया। फिर उसके बाद उस पर्सन ने कहा कि लेकिन मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए। तो ली ने कहा कि हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे अभी सेंड कर देती हूँ, लेकिन अगर किसी को भी ये बात पता चले तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो उसने कहा कि नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। इसके बाद ली ने फ़ोन कट कर दिया और वो स्माइल करते हुए बोली कि अब तुम्हें पता चलेगा कि मैं क्या कर सकती हूँ। क्या कहा तुमने? कि वो मेरा घर है, अब जंगल की शेयर करो अच्छे से, ठीक है? ये बोलकर वो वहीं पर फिर से ड्रिंक करने लगी। और दूसरी तरफ हमारा वीइंग कार को ड्राइव करते हुए थोड़ा दूर तो ले आया था, लेकिन उसके बाद ही वीइंग की कार बंद हो चुकी थी। वीइंग को समझ नहीं आया कि अब वो क्या करे। वीइंग को इस जगह बहुत डर लग रहा था, क्योंकि बिल्कुल सुनसान जगह थी। वांग जी वीइंग को ढूंढते हुए उसी की ओर आ रहा था और वीइंग जल्दी से वो डरते हुए कार से बाहर निकला और वो कार को चेक करने लगा, लेकिन तभी बारिश भी आने लगी। वीइंग को समझ नहीं आया कि अब वो क्या करे। वीइंग जल्दी से कार को ठीक करने की कोशिश करता है, जिस चक्कर में वीइंग पूरी तरह से भीग गया था। वीइंग की पूरी बॉडी बारिश के अंदर पूरी तरह भीग चुकी थी और अब उसे धीरे धीरे ठंड भी महसूस होने लगती है। वीइंग की पूरी बॉडी ठंड की वजह से कांपने लगती है। वीइंग अपने आप को संभालते हुए वो फिर से गाड़ी के अंदर आकर बैठ जाता है। उसकी पूरी बॉडी पूरी तरह से अब कांप रही थी। वीइंग के मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। वीइंग बैक सीट के ऊपर कार के अंदर जाकर बैठ जाता है और वो अपने आप को पूरी तरह से हग कर लेता है। उसके क्लॉथ भी पूरी तरह से गीले हो चुके थे। वीइंग को अब बहुत ज़्यादा ही डिजीनेस फील होने लगता है और वो वहीं कार के अंदर ही बेहोश हो जाता है, इतनी ज़्यादा सर्दी की वजह से। और वहाँ दूसरी तरफ वांग जी विंग को ढूंढते हुए वहाँ पर आ चुका था। फिर उसने वांग जी ने जब चेक किया तो उसे पता चला कि ये तो एक फॉरेस्ट इलाका है। विंग यहाँ क्या कर रहा था? इसके बाद वांग जी ने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और वो विंग की लोकेशन को देखने लगा, लेकिन जब उसने देखा कि उसके फ़ोन में भी अब नेटवर्क नहीं है, बारिश की वजह से अब उसका फ़ोन भी बंद पड़ चुका है। इसके बाद वांग जी ने अपनी बाइक को वहीं छोड़ दिया और वो विंग को ऐसे ही ढूंढने लगा। वांग जी भी पूरी तरह से बारिश में भीग चुका था और उसकी बॉडी भी अब थोड़ी-थोड़ी सर्दी की वजह से काँपने लगी थी, लेकिन वांग जी ने विंग को ढूँढना बंद नहीं किया। वो लगातार विंग को ढूँढे ही जा रहा था। फिर उसे एक कार दिखाई दी। वांग जी भागकर उस कार के पास गया और उसने जल्दी से डोर पर नॉक करना शुरू किया। वांग जी ने जब चेक किया तो उसे पता चला कि ये तो उसी की कार है। इसके बाद वांग जी ने जल्दी-जल्दी विंग की कार पर और भी ज़्यादा नॉक करना शुरू किया, लेकिन
वांग जी को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला क्योंकि विंग बेहोश हो चुका था, तो वो कार के डोर को ओपन नहीं कर सकता था। वांग जी काफ़ी देर तक इसी तरह नॉक करते रहा। उसके बाद वांग जी को कुछ समझ नहीं आया और उसने वहीं साइड में पड़े हुए एक पत्थर को लिया और उसने गाड़ी के कांच को तोड़ दिया। वांग जी ने जैसे ही कांच को तोड़ा, उसने डोर को ओपन किया और देखा कि विंग वहीं बैक सीट पर बेहोश पड़ा हुआ है। ये देखते ही वांग जी जल्दी-जल्दी विंग को उठाने की कोशिश करने लगा। जब उसने विंग की बॉडी को टच किया तो उसे पता चला कि विंग की तो पूरी बॉडी बिल्कुल कोल्ड हो चुकी है। वांग जी ये देखकर थोड़ा डर गया। उसने जल्दी से विंग को कैरी किया और वो विंग को वहाँ से ले जाने लगा। लेकिन तभी उसने देखा कि वो इस हालत में विंग को बाइक पर इस तरह से नहीं ले जा सकता। फिर उसने विंग को फिर से वहीं बैक सीट पर सुला दिया और वो गाड़ी को चेक करने लगा। जब उसने कार को चेक किया तो उसे पता चला कि कार तो खराब हो चुकी है। इसके बाद वांग जी वहीं विंग के पास कार में बैक सीट पर आकर बैठ गया और वो विंग को अपनी गोद में सुला लेता है। वांग जी विंग के हाथों को बार-बार रब कर रहा था क्योंकि उसकी बॉडी पूरी तरह से कोल्ड हो चुकी थी। वांग जी विंग को जगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विंग अपनी आंखें नहीं खोल रहा था। कुछ टाइम तक इसी तरह विंग के हाथों को रब करने के बाद वांग जी देखता है कि विंग थोड़ा-थोड़ा मूव हो रहा है। जैसे ही विंग ने अपनी आईज़ को ओपन किया तो उसने अपने सामने वांग जी को देखा। विंग के लिप्स पूरी तरह से जम चुके थे। विंग के मुँह से तो आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। उसके पूरी बॉडी कँप-कँपा रही थी। वांग जी को देखते ही विंग ने उसे जल्दी से हग कर लिया। वांग जी को विंग बहुत ही टाइटली हग कर रहा था, मानो विंग के छोड़ते ही वांग जी यहाँ से गायब हो जाएगा। वांग जी ने कहा कि विंग, मैं यहीं हूँ, मैं तुम्हारे पास हूँ विंग, ठीक है मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। वांग जी विंग को भी टाइटली हग कर लेता है। कुछ देर के बाद वांग जी देखता है कि विंग अपनी नोज़ को वांग जी के नेक पर रब करने लगता है, जिससे वांग जी की बॉडी न जाने क्यों एक अजीब सी सेंसेशन महसूस करती है। विंग की डीप ब्रीथिंग अब वांग जी को अपने नेक पर फील हो रही थी। वांग जी न चाहते हुए भी उसे ये सब चीज़ें अच्छी लग रही थी। वांग जी विंग को अपने सामने कर लेता है। वांग जी को अब विंग की ठंड की वजह से बिल्कुल रेड हो चुके लिप्स दिखाई दे रहे थे। वांग जी धीरे-धीरे अपने हाथ को विंग के फेस की ओर ले जाने लगता है और वो विंग के फेस पर उसे टच करने लगा। वांग जी न जाने किस ख़्यालों में खोया हुआ था और वो विंग को अपनी ओर खींच लेता है और उसके नेक पर उसने अपने हाथों को रखा और वो विंग को किस करने लगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मेरी वीडियो देखने के लिए।